आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम लोग हाउ टू टॉक की बुक में डिटेल्ड एप्रिसिएशन के ऊपर बात करेंगे। डिटेल्ड एप्रिसिएशन का एक फ़ायदा ये है कि जब चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही होती तो हम उसको यूज़ करते हैं। जब कोई बच्चा गड़बड़ कर रहा होता है या किसी काम के साथ जद्दोजहद कर रहा होता है तो ये इस चीज़ को भी पॉइंट आउट हमें करना ज़रूरी होता है कि वो क्या गलत कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि इस तरह से पॉइंट आउट करने से समटाइम्स बच्चा डिसअपॉइंट हो जाता है या इनऑथेंटिक फ्रेज से जैसे हम लोग करते हैं कि डोंट वरी यू आर डूइंग फाइन, बच्चा एग्रेसिव भी हो सकता है। बच्चा यूं भी की सोच सकता है कि नो आई एम नॉट डूइंग फाइन। तो इस डिस्क्रिप्टिव फ्रेज में हम ऐसी चीज़ें प्रोग्रेस करने को हम लोग पॉइंट आउट करेंगे जो कि स्पोर्टिव और जेन्युइन है। अक्सर पॉजिटिव थिंग्स को पॉइंट आउट करना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ना कि हम लोग नेगेटिव चीज़ों को पॉइंट आउट करें। आप आगे एग्जांपल दे रहे हैं। अब एक बच्चा जो है वो राइटिंग अभी न्यूली मतलब वो नया नया बच्चा अभी सीख रहा है। अगर हम उसको ये पॉइंट आउट करें कि ये पढ़ना इम्पॉसिबल है, या हम लोग उसकी मतलब नेगेटिव थिंग्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, या हम इस तरह से उसको पॉइंट आउट करें कि ये क्या तुमने ऐसा लग रहा है कि चिकन के नीचे बड़ी फीट हों, और वो इतना तुमने लेटर्स को लाइन पे तो लिखो तुम। और अगर पॉजिटिव थिंग्स को हम लोग इस तरह से भी पॉइंट आउट कर सकते हैं कि लुक एट दिस लेटर, ये पोलाइटली अपनी लाइंस के ऊपर बैठा हुआ है, या ये फ्लोर पे नहीं गिर रहा, या इसने ये नेबर्स की डाउनस्टेयर्स को तंग नहीं कर रहा, या ये ऊपर से मतलब ऊपर जाके सीलिंग को नहीं लग रहा। ये इन 4 वर्ड्स की स्पेस को देखो, ये क्लीन और इजी है रीड करने के लिए। लेकिन समटाइम्स हमें क्या होता है कि जो कुछ जो रॉन्ग हुआ हुआ होता है ना, उसको भी हमें पॉइंट आउट करने की भी ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ प्रेस करने की भी ज़रूरत होती है। तो अब सबसे पहला ये रूल ये है कि हम लोग इस चीज़ को करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव थिंग्स को पॉइंट आउट करेंगे, और उसके बाद हमें मेंशन करने की ज़रूरत होगी कि क्या चीज़ जो मिस्टेक हुई है उसको वो किस तरह से हैंडल करनी है। अब एक एग्जांपल है कि बच्चे ने रूम साफ़ किया, उसने काम कंप्लीट किया। तो हम लोग मतलब सीधा हम लोग कमरे में गए, उसके जो भी उसकी जो ये किया है कि मतलब जो भी तुमने काम किया, ये किस तरह का काम किया, हम सबसे पहले ये चीज़ मेंशन करें। उसके बजाय हम ये करें कि बच्चे ने अब रूम साफ कर लिया। अब हम लोग जब चेक करने गए तो हमने यूँ किया, सबसे पहले उसकी पॉजिटिव चीज़ें देखी कि देखो तुमने डर्टी क्लॉथ्स को भी बास्केट में डाल दिया, या ये जो वेट टॉवल है तुमने इसको भी हैंग कर दिया। अब पूरा रूम जो है ना वो डिटेल्ड आपका रेडी है। लेकिन ये जस्ट सिर्फ ये जो ब्लॉक्स है ना, इनको बॉक्स में रखना है, और डेस्क के ऊपर जो ट्रैश है उनको सिर्फ गार्बेज में रखना है। तो इस तरह से डायरेक्ट डायरेक्ट अगर हम लोग अटैक नहीं करेंगे तो बच्चा डिसहार्ट नहीं होगा। या हम लोग यूँ कहते हैं कि मैं देख रही हूँ कि तुमने प्रैक्टिस नहीं की, या जो तुमने नोट्स बनाए हैं वो रॉन्ग बनाए हैं। तो आधे जो नोट्स हैं उनको तो ऐसे बनाते ही नहीं हैं जैसे तुमने बनाया है। अगर हम इसी चीज़ को फोकस करें और पॉजिटिव पार्ट को मेंशन करें, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत ही इस तरह से ग्रेट हो जाता है, और बच्चे का एम्फेसाइज बढ़ जाता है अपने काम के। अब आगे कुछ एग्जांपल दी जा रही हैं। सबसे पहले टोनी की स्टोरी को एग्जांपल दिया गया है कि एक ग्रैंड माँ थी, उन्होंने विजिट किया और वो एक किट लेके आई कि चले हम लोग ना जिंगर हाउस बनाएंगे बच्चों के साथ। ये बॉन्डिंग के लिए ना ये चीज़ बहुत ही मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन अब क्या हुआ कि आइसिंग बहुत ही स्टिफ हो गई, और जिंगर ब्रेड में भी वो क्रम्बली सी बन गई। अब जो बच्चा था, थॉमस था, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हुआ कि ग्रैंड माँ को भी बहुत ही मतलब वो ट्राई करने की भी ट्राई की, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो थॉमस बहुत ही उसका फेस रेड हो गया, और वो बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ। तो फिर उस टाइम पे मैंने ये कहा कि ये जो तुमने बनाया है इसकी जो साइड्स है ना, वो थोड़ी सी ब्रेक हुई हैं, लेकिन ये जो विंडो है ना इस पे बहुत अच्छा वर्क हुआ है। तो जब थॉमस ने देखा कि ये जो हाफ विंडो है वो तो बिल्कुल ठीक बनी हुई है, और जो हाफ विंडो है फिर उसने उस पर वर्किंग स्टार्ट कर दी। अब आइसिंग में स्टिफ भी था, लेकिन थॉमस ने क्या किया, उसको एक टाइम एक थोड़ी सी उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि इसको अगर मैं यहाँ से ठीक करूँगा तो ये बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो उसने उस हाफ जो विंडो थी उसको बनाने की ट्राई करना स्टार्ट कर दी। इसी तरह से आनस की स्टोरी बनाई गई है। अब इस स्टोरी में ऑथर ने अपने कुछ वर्ड्स को क्या कर रहा था, वो जो बच्चा था, वो ऑथर बता रहे हैं कि वो बच्चा था वो रीड आउट करने की कोशिश कर रहा था। मैं बहुत एक्साइटेड हुई, ऑथर ने कहा कि मैं कहने लगी कि यू आर अ ग्रेट रीडर। लेकिन उसी वक्त मैंने अपने आप को रोक लिया, और मैंने कहा तुमने जो लेटर्स को इस तरह से गैदर किया है, तो ये तो होल सेंटेंस को तुम रीड कर सक रहे हो।
तो बच्चा जो था वो उसी वक्त स्ट्रक हुआ और वो बहुत ही हैरान हुआ, उसने नेक्स्ट भी उसने बनाना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने ये देखा कि इस तरह से डिस्क्रिप्शन से, मतलब इतनी जेन्युइन डिस्क्रिप्शन से क्या हुआ कि बच्चे ने अपने काम को आगे मूव ऑन करना शुरू कर दिया। तो इस तरह के फीडबैक से ना बच्चा बहुत ही रियलिस्टिक उसको फील करता है और ये हेल्पफुल होता है उस बच्चे के लिए। अब समटाइम्स ये होता है, एक्नॉलेजमेंट जो फीलिंग होती है ना इज मोर इम्पोर्टेंट हेल्प देन ए प्रेज। अब प्रेज नहीं की, अब सिर्फ क्या किया, एक्नॉलेज किया। कभी कभी ये होता है कि बच्चा इस तरह से खुश नहीं होता। अब ये था कि एक बच्चा ना बाईसाइकिल बना रहा था, लेकिन वो उससे उस जैसा बन नहीं रहा था। अब उसको मैं उस वक्त यूं कह देता ना कि ये तो तुमने बहुत ही अच्छा बनाया, ये बाईसाइकिल ये तो बिल्कुल ही रियल बाईसाइकिल लग रही है, तो उसके रिस्पॉन्स में ये भी हो सकता था कि बच्चे को गुस्सा आ जाता। लेकिन इस तरह से हम उसकी एबिलिटी को भी कम नहीं कर सकते। तो मैंने ये किया कि उसको सही तरह से फीड करना स्टार्ट किया। कि ना तुमने इस बाईसाइकिल को बनाया। अब इस बाईसाइकिल को फ्लैट पेपर पे बनाना तो बहुत ही टफ काम है। अब इस तरह की जो इमोशनल सपोर्ट होती है ना बच्चे की फ्रस्ट्रेशन में, कुछ हेल्पफुल हो जाती है। अब एक दूसरी सिचुएशन ये है कि बच्चा उसको कर रहा है, तो हम यूं कहते हैं कि भाई फ्लैट एक पेपर है, उसके ऊपर जो बाईसाइकिल बनाना, तो ये बहुत ही ट्रिकी काम है ना। बच्चे को अपने फीलिंग को एक्नॉलेज करने लग गया। अब इसी तरह से एक बच्चा है, वो ना मंकी की तरह बच्चे क्लाइंब कर रहे हैं और वो बच्चा नहीं कर पा रहा। तो या इसी तरह से एक बच्चा है जो कि बाकी सारे बच्चे रीड आउट कर रहे हैं और वो नहीं कर पा रहा। तो अगर हम लोग अब हम फौरन यूं भी कह सकते हैं, तुम तो बहुत अच्छे क्लाइंबर हो, या तो तुम तो बहुत ही अच्छे रीडर हो, तो ये जो तुमने बहुत अच्छी जॉब की। तो इस तरह से जो हम लोग बच्चे को रिस्पॉन्स देते हैं, समटाइम्स बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं डालता। तो इससे बच्चा प्रोटेस्ट भी कर सकता है। अब बच्चा अपने आप को यूं फील करता है कि ना अपनी उसकी, अगर हम लोग उसकी पहले फीलिंग को एक्नॉलेज करें तो वो बहुत ही उस चीज़ को बेटर फील करेगा ना। तो ये चीज़ बहुत ही हेल्पफुल होगी, सबसे बड़ी बात ना। अब जैसे ये है कि बच्चा बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, इस तरह देखना कि सब, अब हम लोग बच्चे की फीलिंग को एक्नॉलेज कर रहे हैं ना, कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है कि तुमने सारे बच्चे इस तरह से क्रॉस जा रहे हैं और तुम नहीं कर पा रहे। या तुम सब रीडिंग के लिहाज से जिस तरह से बच्चा डिस्करेज होता है, तो कि ये तो बहुत ही अनोइंग है कि तुम स्टक हो गए हो ना एक पिक्चर बुक पे। अब हम ये लगे, अब हमने उसकी फीलिंग को एक्नॉलेज तो कर लिया, अब उसके बाद अब जब उसका मूड ठीक हो गया तो हमने ट्राई की कि उसको विशेस दें। अब इस तरह से जो इंस्टिंक्ट जिबलित हैं, ये होता है कि हम अपने बच्चे को खुद एतमादी को फ़रोग देने के लिए तारीफ़ी अल्फाज के साथ अगर आगे बढ़ाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। कि ये कि तुम तो बहुत ही अच्छे रीडर हो, बहुत ही एक्सीलेंट जॉब कर रहे हो, और मुझे श्योरिटी है कि यहाँ पे सब बच्चे जो इस तरह से आए हैं ना, वो पहले रीडिंग नहीं कर पाते थे, और तुम बहुत ही अच्छे क्लाइंबर हो। इस तरह की बातें जो होती हैं ना, ये अफेक्ट मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती बच्चे के ऊपर। अब बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब डाउन फील कर रहा है, अब उस वक्त सबसे पहले हम क्या करें, जब उसको फीलिंग को एक्नॉलेज भी कर लिया और वो बहुत हेल्पफुल भी हो गया, इसकी बजाय हम उसको अप्रिशिएट भी करें कि ये तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है कि सारे बच्चे जो है मंकी की तरह आगे जा रहे हैं और आप नहीं जा सक रहे। या ये चीज़ बहुत ही अनोइंग है कि पिक्चर बुक पे ही आप स्टक हो गए, जब आप रीड करना ही चाहते हो लेकिन आप नहीं कर पा रहे। तो अब उसको हम लोग विशेस दें फैंटेसी में ना, ये बहुत ही अच्छा हो कि तुम पूरी बुक पढ़ो और सारे वर्ड्स जान सको। लेकिन ये तो एंड है ही नहीं कन्वर्सेशन का। अब जब बच्चा फील कर रहा हो कि, तो इस टाइम पे ऐसी पिक्चर दो जो कि इंस्पायर करे कि वो कर ले उसको ना। ये अब इस वक्त के बच्चे को स्टोरी बनाए कि तुम मंकी की तरह, जब तुम छोटे थे तो तुम मंकी की तरह करना चाहते थे, तो तुम ना बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड थे अपने टास्क में। तो मुझे याद है मैंने ऐसे किया कि मैं ना उस वक्त रूम से बाहर चली गई, तो मैंने कहा मैं देखती हूँ कि तुम क्या करते हो। तुमने बार बार कोशिश की, बार बार कोशिश की, और जब मैं कमरे में वापस आई तो मैंने देखा कि तुमने उसको ना अचीव कर लिया था, मंकी की तरह करते करते, क्रॉलिंग करते करते। अब इसी तरह से बुक के मामले में भी हम यूं कह सकते हैं कि हर बच्चा जो होता है ना, हर शख्स मुख्तलिफ होता है इस मामले में। कुछ लोग बहुत जल्दी स्टडी करना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग नहीं करना कर पाते। लेकिन वो जो तुमने दो टू व्हीलर जो बाईसाइकिल तुमने सीखी थी, हालांकि ट्रेनिंग के बगैर ये करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन तुमने किया और ये बहुत ही ट्रिकी काम था और तुमसे हो गया। ऐसे ही कुछ बच्चे मतलब साइकिल में बहुत ज़्यादा अच्छी लर्निंग होती है, और कुछ बच्चों की क्या होती है कि रीडिंग में बहुत अच्छी लर्निंग होती है।
और एक दूसरा वे ये है कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक हम लोगों ने मतलब अब एक बच्चा है उसने हेल्प कराई ग्रोसरी की चीज़ों को रखने में। अब जो छोटा भाई है वो कुछ सुनना चाह रहा है, तो अब मैं उसको यूँ कहूँगी कि हाँ जी, क्या तुम ये कर सकते हो इस तरह? तो वो अपने बड़े भाई से उसको सुनना ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं बहुत ही हैरान हुई जब मैंने उसको अप्रिशिएट करके इस तरह से बात की। तो उसने जाके उस चीज़ को परफॉर्म किया, उसको सुनाया उस स्टोरी बुक को ना। तो फिर मैंने उसको कहा कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अब इसी तरह से जैसे तुमने राइडिंग सीख ली विदाउट किसी ट्रेनिंग के, हम यूँ भी कह सकते हैं कि तुमने ये फिगर आउट किया कि बाइक को कैसे संभाला जाता है, और विदाउट ट्रेनिंग तुम्हें अपने आप से तो बहुत ज़्यादा खुशी मिली हुई होगी। अब ये हुआ कि अब इस चीज़ में ना कंपैरिजन नहीं आया, हमने किसी के साथ भी उसको कंपेयर नहीं किया। अब बच्चे को ये भी कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बिग बॉय हो, मतलब उसको बिग बॉय कह के हम लोग अगर उसको बूस्ट करें, या तुमने अपने शू जो है ना वो खुद ढूंढ लिए हैं लेकिन छोटा भाई ऐसे नहीं कर सकता, तुम तो बहुत ही नीट ईटर हो, बेबी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। कभी कभार कंपैरिजन किया जा सकता है, इट्स ओके। लेकिन बार बार जब हम यूँ करते हैं तो ये चीज़ें अच्छा इफेक्ट नहीं डालती। अब 5 साल के बच्चे जो हैं ना, अब हम यूँ कह सकते हैं कि 5 साल के बच्चे तो इतने अच्छे रीडर नहीं होते अक्सर इस एज में ना। तुम इतने अच्छे अब क्या गलत है इस स्टेट में? कोई स्टेटमेंट तो गलत है ही नहीं ना। प्रॉब्लम ये है कि मैं ना हमें बच्चे को ऐसी सक्सेस नहीं देनी चाहिए जिसमें दूसरों का उस बच्चे को फेलियर नज़र आए, कंपैरिजन नज़र आए। इसकी बजाय हम सिर्फ उसके एक्शंस को डिस्क्राइब करें, उसकी कोशिश को और उसकी प्रोग्रेस को मेंशन करें। जैसे तुमने अपने शूज़ को खुद ही ढूंढ लिया, या मैं ये भी गेस करती हूँ कि मैं जानती हूँ कि जब छोटा भाई ज़रा बड़ा होगा तो कौन उसको टीच करेगा। अब जब वो अपने छोटे भाई को टीचर समझ के जब पढ़ाएगा, फिर मैंने उस टाइम पे उसको यूँ कहा कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने ना इस तरह से उसको टीचर बनने की ट्राई की। या जब उसने मेरी हेल्प कराई तो मैं यूँ कहूँगी कि तुमने सिंक से डिशेस को उठा लिया। आई लाइक कि मेरे पास एक क्लीन अप पार्टनर है मेरे पास। या इस तरह से कि तुमने खुद फिगर आउट किया कि कैसे विदाउट ट्रेनिंग तुमने इस चीज़ को हैंडल किया, और ये तो बहुत ही ट्रिकी काम था। अब इसी तरह से जो बुक रीडर है उस लिहाज से हम यूँ बात कर सकते हैं कि तुमने ये पूरी बुक को खुद ख़त्म किया, और तुम्हें वो फ़नी पोस्ट देखी थी, वो फ़नी जो पार्ट था वो कितना अच्छा लगा, जहाँ पे फ्रॉग और टोड जो है ना वो दोनों अपनी कुकीज़ को हाइड कर रहे थे। तो वो कितना मज़े का टास्क था। तो इस तरह से अगर हम उसके टास्क के अंदर इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे तो बच्चे को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी इस चीज़ से। तो अब जो हमने इस चीज़ में किया है कि मेन तो हमें एक्नॉलेजमेंट करना ज़रूरी है, दूसरा ये कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कभी भी, बल्कि उसी के टास्क को अगर अगर हम लोग डिस्क्रिप्टिव वे में उसको बताएं तो उससे ये है कि उसको अपनी मिस्टेक का भी पता चल जाएगा, और ना आगे वो उसको मोर एंड मोर करने की वो ट्राई करेगा। तो जज़ाकल्ला खैर। अब नेक्स्ट ओवर टू अरीश, आगे वो आपको बताएंगी कि क्या आगे के क्या टॉपिक्स हैं। जज़ाकल्ला खैर। थैंक यू सुमेरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है सबसे पहले माइकल की स्टोरी। माइकल बताते हैं जब उनका बेटा जेमी फर्स्ट टाइम स्केटिंग के लिए जा रहा था तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और कार में उसने बताया कि वो इसमें बेहतरीन होगा, इस चीज़ को वो एस कर लेगा, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। तो जब उसने स्केटिंग स्टार्ट की, छोटा सा बच्चा था, फर्स्ट टाइम था उसका, तो वो बार बार गिरने लग जाता था। तो मिड में उसने बोला कि नहीं भाई, मुझसे नहीं हो रही, मैं मज़ीद नहीं करता। तो माइकल कहते हैं मेरे पास टूल्स थे अपने, मैंने बुक को पढ़ा हुआ था। तो फिर मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज किया। मैंने उसको बोला हाँ भाई, बहुत मुश्किल है कोई भी नई चीज़ को लर्न करना और अपनी बॉडी को बैलेंस करना, स्पेशली किसी स्लिपरी चीज़ पर, आसान नहीं है। तो मैंने उसके साथ आर्गू भी नहीं किया जब उसने कहा कि वो ब्रेक लेना चाहता है। अब मैंने उसको पुश नहीं किया कि नहीं भाई तुमने लाज़मी करना है। मैंने उसको सजेस्ट किया कि हाँ, हम स्नैक ले लेते हैं, हमारी ताकत आ जाए थोड़ी बहुत वापस, फिर हम उसके बाद दोबारा जाएँगे। तो हमारे स्नैक के बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, उसको ऑप्शन दिया, एक चॉइस दी कि तुम उसको दोबारा से ट्राई करना चाहते हो? उसने कहा नहीं, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद उसने दोबारा पूछा तो उसने कहा हाँ, अब मैं ट्राई करना चाहता हूँ इसको। तो जब वो दोबारा इस चीज़ को ट्राई कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उस बच्चे को एप्रिशिएट किया। जब वो बार-बार गिरने लगता था तो मैंने उसको सँभाला, और जब या वो फ्रस्ट्रेट होने लगता था तो मैंने उसको बोला कि थ्रू स्केटिंग तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन को किस तरह से निकाल सकते हो। अब माइकल कहते हैं हमारे इस सारी
प्रोसेस में इतने सारे मोमेंट्स ऐसे थे जिसकी वजह से ये हमारा सारा एक्सपीरियंस डिज़ास्टर हो सकता था। लेकिन इन एलिमेंट्स की वजह से मैंने खुद पे कंट्रोल किया और मैंने बच्चे को सिखाया, और हमारा एक्सपीरियंस सही रह गया। इस एक्सपीरियंस की वजह से बच्चे को इतना मज़ा आया और वो इतना प्राउड फ़ील कर रहा था कि मैंने स्केटिंग की और मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। मतलब बच्चे को की एक्साइटमेंट देख के मैं खुद भी मेल्ट हो गया। तो तारीफ़ के बारे में हम बात करें तो तारीफ़ भी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। आपके पास एक सिनेरियो है, एज़ एन एडल्ट आप सोचें अपने बारे में कि आपने घर आए, अपने ऑफ़िस के बाद बाहर से आए और आपने काम किया घर का सारा सब कुछ, बच्चों को भी सुलाया, नहलाया और घर की सफाई भी की, खाना भी तैयार किया गरम, और आपका पार्टनर आया घर और उसने आपको बोला, आप आप कितने अच्छे स्पाउस हो, मेरी कितनी शादी अच्छी चल रही है, मुझे आप पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। तो आप ये सोचते हैं कि अगर आपने ये सारा काम किया, कि अगर ये सारा काम मैं नहीं करता तो क्या मेरे पार्टनर को मुझ पे फ़ख्र नहीं होता? क्या ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैं ये सारा काम करूँगा? तो और मेरे ऊपर बर्डन है, हो सकता है मैं थका हुआ होता, मैं खाना ना खाता, मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेता, मैं खाना ना बनाता, मैं कोई भी काम ना करता, तो क्या फिर मेरी तारीफ़ नहीं होती? लेकिन यही सिनेरियो आप इस तरह से लें कि आप घर आए, आपने वही सारा काम किया, और आपका पार्टनर घर आया, उसने आके आपको बोला, आपने सारा काम कर लिया, आपकी उसने इस तरह से तारीफ़ की कि हमने मेस क्रिएट किया था सुबह और आपने इसको सारा किया, आप बाहर से भी काम करके आपने घर में भी काम किया। अब आप रेस्ट करें, मैं आपको पानी ला के देता हूँ, आराम करें। तो आप फिर आप सोचते हैं कि हाँ, ये जो मैंने एफ़र्ट की ये वर्थ थी, हो सकता है इस चीज़ को मैं दोबारा करूँ। तो बच्चों के साथ भी हमारा इस तरह का ही हिसाब होता है। आप बच्चों की तारीफ़ करें, उनको देखें, उनको सुनें या उनकी चीज़ों को नोटिस करें, तो हम बच्चों के सामने उनकी स्ट्रेंथ को शो करते हैं। हमारे सामने बच्चा कोई अच्छा काम करता है, जब हम चीज़ को नोटिस करते हैं या उसको एप्रिशिएट करते हैं, तो बच्चे को लगता है कि हाँ, मैंने ये अच्छा काम किया है, मैं इसको दोबारा भी कर सकता हूँ। वरना अगर हम बच्चों के बारे में बात करें, बच्चों के तो कभी किस तरह से उनका मूड होता है, मूड स्विंग्स होता है, कभी किस तरह से होता है। एक दिन अगर बच्चे का मूड ख़राब है, तो अगले दिन बहुत अच्छा होगा। अगर एक दिन बहुत अच्छा है, तो अगले दिन हो सकता है बहुत ख़राब। तो आप एक दिन बोलें गुड बॉय और दूसरे दिन बोलें बैड बॉय। तो ये इस तरह से बच्चे को बच्चे के साथ या बच्चों के मूड स्विंग्स चलते रहते हैं। हाँ, लेकिन जब बच्चे कोई अच्छा काम करते हैं, कोई तारीफ़ का काम करते हैं और आप जब उनको एप्रिशिएट करते हैं, तो बच्चों को लगता है कि हाँ भाई, ये काम मैं कर सकता हूँ, मैंने किया है। इसी तरह हमारे पास आगे पिक्चर फॉर्म में हमारे पास कुछ बातें बताई गई हैं कि आप बच्चों के साथ किस तरह से बात कर सकते हैं, जो हमारे पास पिक्चर्स में दिया गया है। और उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर है लास्ट में, जो हमने चैप्टर में पूरा कवर किया है। हमारे पास बुलेट पॉइंट्स हैं। बुलेट पॉइंट्स ये हैं, सबसे पहले तो ये है कि आप बच्चों को डिस्क्राइब करें, जो भी आप बच्चों को देख रहे हैं, बच्चे कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे अगर उन्हें टॉयज़ सँभालने हैं, तो आप उसको देखें, आप कहना, ओह मैं देख रही हूँ कि आपने टॉयज़ अपनी जगह पे रखे हैं, हर चीज़ को अपनी जगह पे रखा है। बच्चों के सामने वही डिस्क्राइब करें। और दूसरा, बच्चे जो काम कर रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट दूसरों के ऊपर क्या पड़ रहा है, वो भी बच्चों के को डिस्क्राइब करें। और उनकी एफ़र्ट्स वो जो कर रहे हैं, या वो किसी चीज़ में कोशिश कर रहे हैं, या वो किसी चीज़ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो काम करने में, किसी भी चीज़ में, वो उसके सामने बच्चों के सामने डिस्क्राइब करें उन्हीं को। या फिर कभी-कभार ऐसे होता है, बच्चों के साथ बच्चों की तारीफ़ नहीं करनी होती, तो आप बच्चों के साथ कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर दें या उनसे सवाल पूछें। और जो बुक का मुझे लगता है मेन पॉइंट है, वो मुझे ये लगता है कि बच्चों की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना चाहिए। वो कहते हैं तारीफ़ से भी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद हो सकता है अमल, जब आप बच्चों की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करते हैं। और है लास्ट में हमारे पास कि बच्चों के साथ कोशिश करें, उनके साथ उनका कंपैरिज़न ना करें दूसरों के साथ। चाहे आप तारीफ़ भी कर रहे हैं, बच्चों को कंपेयर किसी के साथ भी ना करें, ना तारीफ़ में, ना कोई और भी काम हो। चाहे उन्होंने बुरा भी काम किया है, आप ये ना बोलें कि दूसरे बच्चे तो बुरा काम नहीं करते लेकिन आपने किया है। और अगर आप तारीफ़ भी कर रही हैं, तारीफ़ में भी किसी दूसरे बंदे को एप्रिशिएट क्या या उसका कंपैरिज़न भी ना लें। जो बच्चे ने किया है, बच्चे के ऊपर ही फ़ोकस करें, किसी दूसरे बच्चे या किसी दूसरे उसके बहन-भाई को भी ना लेके आएँ। और उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर 5, जिसमें उन बच्चों के बारे में बात की गई है जिनको सेंसरी इश्यूज़ होते हैं या ऑटिज़्म वाले जो बच्चे होते हैं। जिन बच्चों को ऑटिज़्म होता है या जिनके सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, वो बच्चे थोड़ा-सा डिफरेंट होते हैं। उन बच्चों को, कुछ बच्चों को वो चीज़ें पसंद नहीं होती, वो
एक स्पेसिफ़िक किस्म का अगर एनवायरनमेंट है या कोई चीज़ उनको ख़ास किस्म की पसंद नहीं है, तो वो उनके हवास पे सवार हो जाती है, जिसकी वज़ह से बच्चा अनकम्फ़र्टेबल होता है। वो एज़ अ पेरेंट पेरेंट का काम है वो देखें, बच्चों को देखें वो कौन-सी चीज़ है जो बच्चों के ऊपर के साथ सही नहीं चल रही, कौन-सी चीज़ उनको पसंद नहीं आ रही और उस चीज़ को टैकल कैसे करना है। तो इस बुक में इस चीज़ के बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो टूल्स बताने से पहले तो ऑथर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो कहते हैं जब उनका फर्स्ट बॉर्न था, तो उनको था कि उन्होंने बुक्स को पढ़ी हुई थी, तो उनको लगता था कि जो बच्चे होते हैं वो कितना जल्दी डेवलप होते हैं, उनका माइंड कैसे डेवलप होता है। तो उन्होंने कहा मैं जब दूसरे बच्चों को देखती थी कि बाकी बच्चों को देखती थी कि वो क्रॉल कर रहे हैं या वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन जब मैं अपने बेटे को देखती थी वो सिर्फ अभी बैठ सकता था। तो फिर मैंने उसका चेकअप कराया 1 साल के बाद, तो फिर उन्होंने मुझे बताया। तो वो जो डॉक्टर थी उसने मुझसे पूछा क्या मैं इसकी प्रोग्रेस के बारे में वरीड हूँ? तो मैंने उसको बताया नहीं। तो मैंने उसको बोला अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है डॉक्टर को बताया, तो फिर मैं भी परेशान नहीं हूँ। और फिर 2 माह बाद उन्होंने कहा मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को बताया दिखाओ, तो मुझे उस चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने बताया कि आपका जो बच्चा है वो डेवलपमेंटली उसकी आराम-आराम से हो रही है। तो वो कहती है फिर मैंने चीज़ों को नोटिस किया कि जो बाकी बच्चे थे उनकी क्या हरकतें हैं और जो मेरा बेटा है उसकी क्या हरकतें हैं, वो किस तरह से डिफरेंट है दूसरों से। और वो कहती है मैंने ये चीज़ें भी नोटिस करना स्टार्ट की कि उसका फिज़िकली डेवलपमेंट ही नहीं डिफरेंट थी। मैंने उसको ये देखा कि उसका सेंसरी सिस्टम था वो भी बिल्कुल डिफरेंट था। और वो कहती हैं हमें अशर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकता था जब उसके पाँव को छुआ जाता था। और वो खड़ा होना भी बिल्कुल पसंद नहीं कर सकता था बिल्कुल भी। और उन्होंने कहा जब मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ राशि, वो भी डिफरेंट दिखता था। तो फिर मैं अपने बेटे अशर को मैंने सँभाला था, मुझे पता था, मैंने कहा इसको डील करना मुश्किल नहीं है, मैं इसको डील आसानी से कर लूँगा। लेकिन उन्होंने कहा उन दोनों के सिम्पटम्स बिल्कुल डिफरेंट थे। अगर हम अशर की बात करें, तो वो कहीं क्राउड पे जाता था, किसी नई जगह पे जाता था, तो वहाँ पे वो रोने लग जाता था। उसको मज़ा नहीं आता था नई चीज़ जगहें देखना, उसको मज़ा नहीं आता था। लेकिन अगर उसको हम राशि के साथ कंपेयर करें, तो राशि किसी नई जगह पे वो बिल्कुल चुप हो जाता था और वहीं पे सो जाता था। इसी तरह एक और देखिए राशि उनका जो बेटा था अशर, वो फ्लॉपी था और जो राशि था वो स्टिफ था। और फिर जब उनका तीसरा बच्चा आया तो वो उन्होंने कहा वो बिल्कुल बिल्कुल जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे ही था, उसकी डेवलपमेंट भी नॉर्मल होती है। तो उन्होंने कहा अपने इन बच्चों की वजह से मैंने सेशंस लिए स्टार्ट किए और फिर मुझे पता चला कि हाउ टू टॉक के बच्चों के साथ किस तरह से हमने उनको डील करना है, किस तरह से जो जिन बच्चों को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होते हैं एसपीडी और या फिर दूसरे बच्चे जिनको एस्पर्गर्स सिंड्रोम होता है, वो भी आप उनको उनके साथ भी किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो कहते हैं ये सारे वर्कशॉप्स करने के साथ या मेरा अपना एक्सपीरियंस करने के बाद और मैं बाकी जो बच्चे थे ऑटिज़्म वाले बच्चे थे उनके पेरेंट्स के साथ भी मिली, तो जिन चीज़ों का मुझे पता चला उसमें से जो चीज़ें मुझे यूज़फुल लगी वो इस तरह से थी। सबसे मेन उसका जो था मेन फ़ोकस था इस सब का कि सारे बच्चे चाहे वो बच्चे नॉर्मल हों या वो डेवलपमेंट उनकी लेट हो रही हो, वो सारे बच्चे कनेक्ट होना चाहते हैं पेरेंट्स के साथ। हर चीज़ उनकी चाहे वो डिफरेंट हो या नॉर्मल हो, अपने पेरेंट्स के साथ वो कनेक्टेड रहना चाहते हैं। पेरेंट्स के साथ किसी भी और बंदे के साथ उनको एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है जिससे वो कनेक्ट रह सकें। हम इसको इन सिचुएशन को अगर अपने ऊपर सोचें कि हम घर में हैं, बुक पढ़ रहे हैं, बुक बहुत मज़े की है, हम उसमें इन्वेस्ट हुए हुए हैं मुकम्मल से। तो कोई आके हमारे ऊपर टैप करे और आपसे बोले, "ओह! चाय बना दो, मुझे ये कर दो, वो कर दो।" और आप फिर आप सोचते हैं, आप यकदम हड़बड़ा जाते हैं कि क्या हो गया है? मैं तो अकेला था, यकदम ये कौन आ गया? किसने आके मेरी बुक में और मैं जो रिलैक्स्ड मूड में था, आके सारा ख़राब कर दिया। ज़ाहिर बात है आप इरिटेट फ़ील करेंगे। तो जिन बच्चों को सेंसरी इश्यूज़ होते हैं साउंड, लाइट इस तरह से और जब वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं, आप जब आके पेरेंट एज़ अ पेरेंट या कोई भी बंदा उनको जाके डिस्टर्ब करता है, वो बच्चे भी इसी तरह से इरिटेट हो जाते हैं। जिसकी वज़ह से वो हाइपर हो सकते हैं। और इसी वजह से जब हम उनसे बार-बार सवाल पूछने की कोशिश करते हैं या उनको समझे बगैर उनके ऊपर अपनी चीज़ें मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, तो वो बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाते आपके साथ। इसके लिए हमारे पास टूल्स दिए गए हैं मुख्तलिफ। सबसे पहले हमारे पास एक टूल है जॉइन देम इन देयर वर्ल्ड। जब कभी आपको लगे कि आपका बच्चा अपनी दुनिया में है, तो आप इस तरह उनसे क्लोज़ होने के बजाय कि आओ भाई कि मैं आओ तुम्हें बुक पढ़ के दूँ। तो आप ऐसे करें आप उनकी ही दुनिया में उनको जॉइन कर लें। अगर वो बच्चा लेट के दीवार पे अपने शैडोज़ बना रहे हैं उँगलियों से, तो आप भी वही काम करें उनके साथ वही उसी की तरह उनकी शैडोज़ बनाने लग जाएँ।
कोई बच्चा है वो ट्रेन स्केड्यूल्स के बारे में बात करना पसंद करता है, तो आप भी ट्रेन स्केड्यूल्स के बारे में बात करें। या किसी को गार्डनिंग पसंद है या किसी को मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें पसंद हैं, तो उसी टॉपिक्स पे आप उन बच्चों के साथ बात करें, उसी तरह उनको डील करने की कोशिश करें। ये वाले बच्चे अक्सर प्रेफ़र करते हैं अकेले रहने की, जिसकी वज़ह से पेरेंट्स को लगता है कि भाई अगर हम उनके साथ क्लोज़ होने की कोशिश करेंगे तो ये हमें रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप कुछ जो सजेशंस दिए गए हैं, ये जो टूल्स दिए गए, बच्चों के साथ अप्लाई करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि बच्चे जो है वो विलिंग हो आपके साथ क्लोज़ होने के लिए। तो हमारे पास सबसे पहले एक स्टोरी है, तो वो बताते हैं, उसमें ये है कि एक बच्चा था आइडन, वो टेंट में उसने घर में अपना टेंट बनाया हुआ था, वो उसमें आईपैड लेके हर वक़्त वहीं जाके खेलता रहता था। एक अलहदा दुनिया उसने बनाई हुई थी, वो उधर जाता था, उसके बाद उस टेंट में जाता था, उसके बाद वो इर्द-गिर्द की दुनिया से हट जाता था। बस वही होता था, उसका आईपैड होता था, वही टेंट में वही उसकी अपनी दुनिया होती थी। वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखता भी नहीं था, ना किसी बात का वहाँ जाके ना किसी से बात करता, ना किसी का जवाब देता। तो और वो उनके साथ खेलना भी पसंद नहीं करता था, बस वो खुद ही होता था। तो उन्होंने कहा एक दफ़ा मैं उसके टेंट पे गया, मैं बहुत आहिस्ता-आहिस्ता गया और मैंने ना जाके उसके टेंट पे टैप किया। वो फैब्रिक का था तो वो आवाज़ भी नहीं आई, लेकिन आहिस्ता से किया फिर भी। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, बच्चे ने जब ज़ाहिर-सी बात है देखा कि कोई टैप कर रहा है, तो मैंने उससे पूछा कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम खेल रहे हो, क्या मैं देख सकता हूँ तुम्हें? तो उन्होंने कहा मैं वहीं पे बैठ गया और उसके बाद फिर मैंने उससे पूछा कि तुम क्या खेल रहे हो? और उसने जवाब दिया कि वो बबल गेम खेल रहा था। तो फिर मैंने उसको बोला क्या मैं देख सकता हूँ तुम्हें? तो वो बच्चा कहता है कि बच्चे ने पहले तो सर हिलाया, उसने कहा नहीं आप नहीं देख सकते। फिर बाद में उसने शो कराया कि हाँ, आप देख सकते हैं। फिर वो बंदा अपना एक्सपीरियंस बताता है कि उसी टेंट में मेरी तो जगह नहीं थी, मैंने तो सिर्फ़ सर घुसाया हुआ था, अपना बच्चे बच्चे का टेंट था, बच्चा ही था उसके अंदर। लेकिन हमने अपना कम्फ़र्ट ज़ोन बनाया, एक इकट्ठे होके हम बैठे, मैंने जब उससे पूछा उस वो रिलैक्स हो गया मेरे साथ। फिर हमने वही आईपैड एक-दूसरे को घुमाया-फिराया, गेम भी खेली आराम के साथ। पहले तो अमूमन ऐसे होता था, वो बच्चा किसी को ही अपने करीब नहीं आने देता था, लेकिन जब मैंने आहिस्ता किया, उसके साथ आराम से बात करने की कोशिश की, तो वो मेरे साथ आ गया और हम लोग ने आराम से गेम भी खेली। अ, मेरा सेशन यहीं तक था। जज़ाकिल्लाह खैर। नाउ ओवर टू नवीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू अरीश। नाउ इट्स माय टर्न। जी, तो सेकंड टूल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टेक टाइम टू इमेजिन व्हाट योर चाइल्ड इज एक्सपीरियंसिंग। बच्चा किसी चीज़ को अगर आपको रिपोर्ट कर रहा है, कोई भी किसी चीज़ से अनॉय हो रहा है, वो आपको बताना चाह रहा है, तो आप थोड़ा-सा टाइम लेके ना इस बात पे सोचें कि वो किस किस मसले में से गुज़र रहा है। हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि जो बच्चे की हमें छोटी-सी बात नज़र आ रही होती है कि ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है, इसके ऊपर क्यों इतना मैस क्रिएट कर रहे हैं। वो बच्चे के लिए बहुत बड़ा इश्यू होता है, जैसे हमारे लिए कोई बड़े-बड़े इश्यूज़ होते हैं। तो आप बजाय इसके के बच्चे को कहें कि तुम तो यही कहते रहते हो, तुम्हें तो कोई ना कोई मसला ही हुआ रहता है, इस किस्म के वर्ड्स यूज़ करने के बजाय ना आप उसके साथ इसी तरह बिहेव करें कि जैसे आप उसके मसले को समझ रहे हो और हाँ, वो वाक़ई एक बड़ा मसला है। एक मदर यहाँ पे डिस्कस कर रही हैं कि एक बच्चा था, उसने थेरेपी के लिए लेके जाना था अपने बेटे को क्लिनिक में। और जब वो क्लिनिक में पहुँचा ना, तो उसने देखा जो सीटिंग अरेंजमेंट्स है ना, येलो और रेड चेयर्स थी वहाँ पे, उसे वो पसंद नहीं आई। उसने वो कहने लगा कि ये चेयर यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, वो चेयर वहाँ होनी चाहिए थी। और जो मदर है ना, उसने अंडरस्टैंड किया कि लोग बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली वो चेयर्स की अरेंजमेंट तो चेंज नहीं करा सकती बच्चे के लिए, और बच्चा थेरेपी पे जाने के लिए ना रेडी नहीं था। वो कहता कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा क्लिनिक के अंदर, ये चेयर्स किस तरह से अरेंज की गई हैं। अब सोचिए ये कितना मुश्किल है एक पेरेंट के लिए। लेकिन उस मदर ने क्या किया, उसने बच्चे से सिर्फ बात की। उसने कहा ओहो! वाक़ई आप सही कह रही हो। कितना अच्छा लगता अगर रेड वाली चेयर यहाँ पे होती, येलो वाली चेयर्स ऐसी होती, एक चेयर रेड होती, एक येलो होती, आपको कितना अच्छा लगता ना। मुझे भी आइडिया है, आप सही कह रहे हो, ये थोड़ा-सा अगर सीटिंग अरेंजमेंट डिफरेंट होती ना तो ज़्यादा मज़ा आता। और बच्चा माँ से ये बात करता-करता आराम से थेरेपी रूम की तरफ चला गया और थेरेपी रूम में एंटर हो गया। देखें मतलब कितना ईज़िली ये टैकल हो गया ना इश्यू। तो अगर हम बच्चे को समझने के लिए उसे अंडरस्टैंड करके इश्यू को डिस्कस करते हैं ना उससे, तो उसको एक हेल्प मिलती है कि उसने अपनी ज़िंदगी में इश्यूज़ को कैसे टैकल करना है।
ये उसके लिए एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। अच्छा, कुछ और छोटी-छोटी स्टोरीज़ हैं। एक मदर बता रही हैं कि उसका 2 साल का बच्चा था, उसे लेके पार्क में गई और पार्क में जाके ना वो उसे खाना खिलाना चाहती थी। अब माँ ने बच्चे को बिठाया और उसे खाना खिलाना चाहती थी, लेकिन बच्चा बार-बार उठ के ना इधर-उधर जा रहा था, वो बैठ नहीं रहा था। अब मदर बहुत इरिटेट हो रही थी कि मैं इसको बिठाना चाह रही हूँ, कुछ खिलाना चाह रही हूँ, ये इधर-उधर भागी जा रहा है, किसी जगह पे बैठ नहीं रहा। फिर उसकी मदर ने कहा कि उसने फ़ील किया कि बच्चे ने शॉर्ट्स पहनी हुई थी और जो ग्रास है ना, स्क्रैची ग्रास, वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, वो इसलिए नहीं बैठा। तो माँ ने अपना स्वेटर उतार के ना, तो उसको नीचे बिठाया, उसके ऊपर बच्चे को बिठाया, तो वो बच्चा आराम से बैठ गया। देखिए, हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है ना कि बच्चे का क्या मसला चल रहा है उसके साथ। अब एक और मदर डिस्कस कर रही हैं कि मेरा बच्चा रोज़ सुबह-सुबह उठ के ना एक बात पे मुझे बहुत तंग करता था। वो कहता था कि वो जो सॉक्स हैं ना, मैंने बस वही पहने हैं। उसके पास ढेर सारे सॉक्स थे, लेकिन वो कुछ सॉक्स के ऊपर ना स्टक हुआ था कि मैं स्कूल जाऊँगा तो यही सॉक्स पहन के जाऊँगा। तो उसकी मदर ने एक दिन फ़ील किया कि शायद ये इन सॉक्स में कंफर्टेबल है। वो उस तरह के 2-3 पेयर्स और ले आई और उसने कहा रोज़-रोज़ की चिकचिकी ख़त्म हो गई। अब जो बाकी सॉक्स थे उनमें बच्चा उतना कंफर्टेबल फ़ील नहीं करता था जितना उन सॉक्स में करता था। वो कुछ पेयर्स और ले आई तो बच्चा आराम से डेली वो सॉक्स पहन के स्कूल जाने लग गया। ये कितना अच्छी बात है ना कि आप बच्चे को अंडरस्टैंड करें बजाय अपनी मर्ज़ी की चीज़ें उसके ऊपर इम्पोज़ करते रहें। एक और मदर बता रही है कि मेरे बच्चे ने सॉकर खेलने के लिए जाना था, तो वो सॉकर कैंप में जाने के लिए ना वो फुल पैंट्स ही पहनता था, वो शॉर्ट्स में ना कभी भी ईज़ी नहीं हुआ। तो फुल पैंट्स में ना सॉकर खेलना मुश्किल होता है, जबकि वो रिकमेंड भी करते हैं कि आप शॉर्ट्स पहन के आएँ। तो उसकी मदर ने बच्चे से कहा कि आपने जाके ना अपने ट्रेनर को कह देना कि मैं लॉन्ग ट्राउज़र्स में कंफर्टेबल हूँ, मुझे ना लोअर लेग्स में ना डिस्टर्बेंस होती है अगर मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ। तो उसने कहा कि जब मैंने बच्चे को समझाया कि आप ये बात कन्वे करो, तो वो बच्चा पहले बहुत हेज़िटेट कर रहा था कि मैं क्या कहूँगा, कैसे कहूँगा, लेकिन उसने माँ ने डिस्कस किया उससे, तो बच्चे ने भी जाके आराम से ट्रेनर से ये बात डिस्कस की और उसका इश्यू रिज़ॉल्व हो गया। अब एक मदर हैं, वो अपनी बच्चे की स्टोरी बता रही हैं कि वो स्कूल में किसी बच्चे ने ना कोई गम खाई जिसका कोई टेस्ट या स्मेल अच्छा नहीं था। समटाइम ऐसा होता है, वाक़ई गम्स के अजीब से काल-पुल टाइप के टेस्ट होते हैं। तो उस बच्ची को ना उस वो नॉज़िएटिक फीलिंग आने लग गई उस गम के टेस्ट से या स्मेल से, सब बच्चे वो खाने लग गए। तो उसने कहा कि अब जब भी वो खाना खाने लगती थी ना, कहीं न कहीं वो उस स्मेल को रिलेट कर लेती थी और वो कहती थी नहीं मुझे स्मेल आ रही है, मैंने खाना नहीं खाना। इस खाने में वो स्मेल है, मैंने वो खाना नहीं खाना। तो उसकी मदर कहती है कि ना मैं काफ़ी दिन हो गए थे इस इश्यू को गुज़रते हुए, जबकि वो खाना खाने पे बच्चा आ ही नहीं था रहा। जब भी वो बैठती थी वो कहती थी कि नहीं मुझे स्मेल आ रही है, इसमें गम की स्मेल है। तो मदर कहती है कि मैंने ना एक दिन उससे कहा कि बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, समटाइम गम की स्मेल इतनी इरिटेटिंग होती है, तौबा वो हमारे ब्रेन में फिक्स हो जाती है और जब भी हम कोई और खाना भी खाना लगते हैं तो उसका एरोमा जो होता है ना, वो उस वाली गंदी स्मेल से ना बिल्कुल रिलेट कर जाता है और ना बड़ा मुश्किल होता है खाना खाना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये बहुत बड़ा मसला है। हमें ना बड़ा मुश्किल होता है समटाइम, ये नॉजियाटिक फीलिंग जो होती है ना, ये जाती ही नहीं है। तो उसकी मदर कहती है जब मैंने उससे ये डिस्कस किया कि हाँ, ये इश्यू वाक़ई बड़ा है और आई अंडरस्टैंड कि आप किस सिचुएशन में से गुज़र रहे हो। ये नौज़िया की फीलिंग और ये स्मेली इश्यूज़ जो होते हैं ना, ये बड़ा तंग करते हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता बच्चा खुद ही भूल गया और उसने खुद ही खाना शुरू कर दिया। तो हमें बच्चे से डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, एक और टूल है, पुट इंटू वर्ड्स व्हाट किड्स वांट टू से। समटाइम बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है बात करने में, इसकी कुछ भी रीज़न्स हो सकती हैं। समटाइम बच्चे का ब्रेन टंग के साथ उतना कोई कनेक्ट नहीं हो रहा, तो उसको समझ नहीं आ रहा होता मैंने अपनी बात को कन्वे कैसे करना है, मैंने इसको वर्ड्स में कैसे बयान करना है। समटाइम उसे सूटेबल वर्ड नहीं मिल पा रहा होता और अगर मिल पा रहा होता है वो फिर भी कन्वे नहीं कर पा रहा होता और पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है। तो यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है कि आप बच्चे को इनकरेज करें कि वो बोले और आप उसे ये फीलिंग दें कि ठीक है, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके वर्ड्स को डिकोड करने की, समझने की, अंडरस्टैंड करें, तो वो बच्चा इस चीज़ में से निकलेगा और वो मोर एफर्ट पुट करेगा बोलने के लिए। तो ये पेरेंट और यही भी वो कह रही हैं कि अगर आप एक चीज़ बच्चे को नहीं भी दे सकते ना, आपको पता है ये बोल रहा है, आपने इग्नोर नहीं करना। बच्चा कह रहा है एलिफेंट कहना चाह रहा है, ठीक है? आप उसे एलिफेंट नहीं दिला सकते हो। या कोई टॉय या कुछ चीज़ माँग रहा है, फिर भी आपने उसको बोलने में सपोर्ट करना है कि वो क्या कन्वे कर रहा है। आप उसको हेल्प करें। एक मदर बता रही हैं कि एक बच्चा था, उसके वो उसको ना
हियरिंग इश्यूज़ थे और स्पीकिंग भी थोड़ा-सा वो बच्चा ना ऐसा था कि बहुत जल्दी नहीं समझ पाता था चीज़ों को। तो वो मदर कह रही हैं कि वो किचन में काम कर रही थी और वो बच्चा किसी और का था। तो वो बच्चा ना किचन में बैठा हुआ था और वो बच्चा बाहर जाना चाहता था। लेकिन वो कहती हैं कि मैंने बच्चे से ये कहा कि तुम बाहर जाना चाहते हो, लेकिन अभी मैं आपको बाहर जाने नहीं दे सकती। मैं यम्मी खाना कुक कर रही हूँ और जब यम्मी खाना कुक करेंगे, हम इसको खाएँगे, फिर हम बाहर जाएँगे। कह रही थी कि थोड़ा-सा वो बच्चा जो था, वो स्पेशल चाइल्ड था, लेकिन वो बच्चा समझ गया बात को और वो आराम से बैठ के वहाँ से बर्तनों से खेलने लग गया। तो एक और मदर बता रही हैं कि उनका बेटा इतनी ज़्यादा उसको स्पीच इश्यूज़ थे कि वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था बोलने के लिए। तो मदर कह रही हैं कि सम टाइम ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल एक वर्ड भी नहीं पिक कर पाती थी कि वो क्या बोल रहे हैं। पर जब उन्होंने ये सोचा ना कि मैंने इसको हेल्प आउट करना है और मैंने इसको ये शो करना है कि आप जो बोल रही हो ना मुझे समझ आ रही है। तो कहती हैं कि जब वो वर्ड बोलने की कोशिश करता ना, मैं उसको कैच करने की कोशिश करती, लेकिन मुझे नहीं भी समझ आता ना, तो अगर एक छोटा-सा पॉइंट भी मुझे मिल जाता है ना कि क्या वर्ड बोलने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसे ऐसे करके समझाती और मैं उसको हेल्प करती। पहले तो बच्चा एनॉय हो जाता था और मुझे समझाने की कोशिश करना भी छोड़ देता था। वो कोशिश ही नहीं करता था कि मेरी बात तो समझ आ ही नहीं रही। फिर उसकी माँ ने ये बताया कि जब मैंने उसको आगे से कह लो कोई वर्ड्स की सपोर्ट देना शुरू की कि अच्छा आप ये बोलना चाह रहे हो और मैंने उसको हेल्प करना शुरू किया कि इस वर्ड को आपने कैसे प्रोनाउंस करना है। तो बच्चे ने इंटरेस्ट भी लिया और मोर फ़ोकस होके उसने अपनी बात समझाने की कोशिश की और मदर कहती हैं आहिस्ता-आहिस्ता उसकी स्पीच में खुद ब खुद बेहतरी आती है। अब एक मदर अपना इश्यू डिस्कस कर रही हैं कि उनका बेबी था, वो मैक एंड चीज़ खाना चाहता था। अब वो कहती हैं कि जब वो बच्चा बाहर आया है ना खाना खाने के लिए, उसने डिनर पे देखा कि भई यहाँ पे तो कुछ और है, मैं तो ये खाना नहीं चाहता था। उसने बहुत ज़्यादा ना शोर करना शुरू कर दिया कि मैंने ये नहीं खाना था। तो मदर कहती हैं बजाए इसके कि मैं उसे डाँटती आगे से और उसे डाइनिंग टेबल पे बिठा के उसे कहती कि नहीं और तुम यही खाओ, तुम्हें खाना होगा। मैंने एकदम से ज़ोर से शाउट किया, "येस! आपको मैक एंड चीज़ खाना था? आपको ये नहीं पसंद, आप तो बिल्कुल नहीं खाना चाह रहे। सम टाइम हम लोग जो खाना चाहते हैं वो नहीं बना होता तो हमें कितनी डिसअपॉइंटमेंट होती है। ये तो बड़ा मसला है, मुझे मैक एंड चीज़ बना देना चाहिए था, लेकिन आज तो हमने चिकन पकाया हुआ है। अच्छा, तो अब आपके लिए तो बड़ा मसला होगा, आपका तो बिल्कुल दिल नहीं करेगा ये खाने को क्योंकि आपका तो माइंड मैक एंड चीज़ खाने का था।" तो मदर कहती हैं कि वो बच्चा चुप करके बैठ गया हमारे साथ डाइनिंग टेबल पे और वो कुछ थोड़ी बहुत और चीज़ें उठा के खाने लग गया और उसने फिर थोड़ा-सा खाना भी खाया और वो चला गया। उसने अगर मदर उसको हेल्प ना करती ना ये चीज़ अंडरस्टैंड कर पाने की मुझे आइडिया है कि आप किस डिसअपॉइंटमेंट में से गुज़र रहे हो, तो शायद वो बच्चा भी ये ना कर पाता। लेकिन मदर ने उसको फ़ील करवाया कि मुझे आइडिया है कि मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ कि आपको अच्छा नहीं लगा, आप डिसअपॉइंट हुए हो, आप कुछ और खाना चाहते थे। तो बच्चा इसी में खुश हो जाता है कि पेरेंट मेरे इश्यू को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसने खाना भी खा लिया आराम से। अच्छा एक मदर ये कह रही हैं कि ना मेरा बच्चा था, उसको ना सम टाइम ना जब स्पेशली जब वो किसी बात से फ्रस्ट्रेट होता था ना तो उसको कन्वे करने में मुश्किल होता था। तो वो कहती है वो स्कूल से आया और वो बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। वो कन्वे भी नहीं कर पा रहा था कि वो क्या कहना चाहता है। तो मदर कहती हैं कि मैंने उसको पैड दिया और पेंसिल दी और मैंने उससे कहा कि बेटा आप जिस सिचुएशन से गुज़र आप प्लीज़ इधर लिखो। तो बच्चे ने पूरी बात लिखी कि वो किस वजह से परेशान है, स्कूल में क्या हुआ था, उसने पूरा सिनेरियो माँ को लिख के समझाया। तो आपने बच्चे को एक एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करना होता है कि वो किस तरह से आपको अपना मसला बयान करे। कैसे वो आपने उसको एक सिचुएशन बना के देनी होती है कि ठीक है, अगर एक बच्चा बोल के नहीं बता रहा, तो आप सोचें कि मैं उसे कौन-सा ऐसा टूल प्रोवाइड कर सकता हूँ जिससे वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सके, वो आपको कन्वे कर सके कि उस किस सिचुएशन में से गुज़र है। लाइक उसका बच्चा स्टैमर करता था और जब वो परेशान होता तो बहुत ज़्यादा स्टैमर करता था कि वो अपना इश्यू बता ही नहीं पाता था। तो उसने लिख के पूरा सिनेरियो बताया। उसने अपनी माँ को बताया कि उसे स्कूल में आज क्या फेस करना पड़ा, कोई रिवॉर्ड था जो वो हासिल नहीं कर सका और किसी और बच्चे को मिल गया, वो एक कॉम्पिटिशन था, उसने बहुत एफ़र्ट पुट की थी लेकिन वो हासिल नहीं कर सका। तो वो बहुत परेशान है, इस वजह से वो रो रहा है। कितनी अच्छी बात है कि वो बच्चा शायद बिल्कुल भी ना कन्वे कर पाता बोल के। तो उसकी माँ ने उसे क्या एक पैड और पेंसिल दी और बच्चे ने अपना सारा इश्यू माँ से बयान किया।
अब यहाँ पे एक टीचर बता रही हैं कि जो उनके बच्चे थे ना वो किंडरगार्टन के बच्चे होंगे, तो एक छोटा बच्चा था वो ना अपनी रिसेस को लेके ना बड़ा सीरियस था। वो अपने रिसेस पीरियड को ना ज़ाया नहीं करने देना चाहता था और उसे भरपूर एंजॉय करना चाहता था। अब वो कह रही हैं टीचर कि एक दिन ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और ये रिसेस का टाइम था, तो बच्चा ना बहुत अनॉय हो रहा था। वो कहता कि रेन क्यों आई है? मैंने रिसेस करना था, मैंने खेलना था बाहर जाके। तो टीचर कहती है मैं उस बच्चे को बाहर लेके गई और मैंने उसे बाहर काइंड ऑफ बालकनी में खड़ा होकर ज़ोर-ज़ोर से शाउट करके रेन से बात की कि रेन रेन आप क्यों आई हुई हो? डोंट यू नो कि ये बच्चों का खेलने का टाइम है। आपको बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। बच्चे खेलना चाहते हैं, बिल्कुल बंद हो जाओ। खबरदार जो बच्चों के रिसेस टाइम पे आप आया करो। आप बच्चों को डिस्टर्ब करिए, आपको नहीं पता कि उनका रिसेस का टाइम है। और बच्चे ने बड़ा अंडरस्टैंड किया कि देखा मेरी टीचर ने कितना डाँटा है रेन को। और वो टीचर का फिंगर पकड़ के और वापस अंदर चला गया और अंदर जाके खेलने लग गया। अच्छा, एक मदर अपने बच्चे की स्टोरी बता रही हैं कि वो ना सो नहीं पा रहा था। वो बहुत परेशान था, वो सो नहीं पा रहा था। माँ ने हर सब कुछ ट्राई किया, उसको सहलाया, टैपिंग की, उसे प्यार किया, सब कुछ करके देखा लेकिन ना बच्चा सो नहीं पा रहा था। तो मदर ने ना बच्चे से कहा कि क्या बात है बेटा, आपको नींद नहीं आ रही? तो बच्चा कहता है कि क्या मामा, क्या मैं येल कर सकता हूँ थोड़ा-सा? मैं कुछ बुरे वर्ड्स बोल सकता हूँ? तो उसकी माँ ने बोला कि हाँ बेटा, हम दोनों मिलके बोलते हैं। उसकी माँ ने भी उसके साथ ज़ोर-ज़ोर से शाउट किया, येलिंग की और बच्चा इसके बाद जल्दी से सो गया। ये मतलब बच्चा कितनी डिफरेंट बात है, जब माँ अंडरस्टैंड करेगी तभी बच्चा उसको बता पाएगा ना कि वो क्या चाह रहा है इस वक़्त। वो येलिंग करना चाह रहा था, वो शाउट करना चाह रहा था, वो सोना नहीं चाह रहा था। उसने जब येलिंग कर ली, शाउट कर लिया तो आराम से सो गया। अच्छा, एक टूल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, लास्ट टूल है ये, एडजस्ट एक्सपेक्टेशंस, मैनेज द एनवायरनमेंट रादर चाइल्ड। आप हर वक़्त मतलब जैसे हमने कहीं फ़ंक्शन पे जाना है, बच्चा कुछ चीख रहा है, रो रहा है किसी एक ही बात पे, वो टाइम वेस्ट करा रहा है या हम वहाँ पहुँच गए हैं तो वहाँ पे जाके बच्चे ने किसी बात पे तूफ़ान खड़ा कर लिया है और वो बिल्कुल इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि आप अपने फैमिली फ़ंक्शन को या किसी एनवायरनमेंट को एन्जॉय नहीं कर पा रहे। आप कितना डिसअपॉइंट होते हो। लेकिन आप बच्चे को भी अंडरस्टैंड करो। वो पता नहीं कितनी मुश्किल सिचुएशन में से गुज़र रहा होता है। उसकी कोई रीज़न हो सकती है। आप उसको अंडरस्टैंड करके चलें, आप सिर्फ़ ये एक्सपेक्ट ना करें कि ओहो! इसने तो मेरा फ़ंक्शन रुइन कर दिया, उसने तो सारी सिचुएशन ख़राब कर दिया है, मैं तो उस तरह से एन्जॉय नहीं कर पाया। देखिए, बच्चे जानबूझ के ये चीज़ें नहीं कर रहे। ये ठीक है, ये अफ़सोसनाक होता है, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना, वो कोई जानबूझ के नहीं कर रहे होते, वो भी किसी मुश्किल सिचुएशन में से गुज़र रहे होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम थोड़ा-सा ना सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करें, एनवायरनमेंट को एडजस्ट करने की कोशिश करें, रादर कि हम बच्चे से एक्सपेक्ट करें कि वो बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करे। अब एक मदर यहाँ पे बता रही हैं कि ना उनका बच्चा ना स्कूल में जाने में ना बहुत तंग करता था और उसकी कंप्लेंट्स आती थी कि वो स्कूल में ना बड़ा तंग करता है। तो उसकी मदर कहती हैं कि 1-2 दिन ना मैं किसी वजह से ना उसे शॉर्टर टाइम पीरियड पे ना पिक करने के लिए चली गई। मैंने कहीं जाना था तो मैं उसे ज़रा जल्दी पिक करने चली गई। फिर मुझे कोई और इश्यू था, मैंने बच्चे को जल्दी पिक किया। तो मैंने देखा कि बच्चा बड़ा एन्जॉय करता है कि अगर वो शॉर्ट स्कूल डे स्पेंड करके आए। तो कहती है मैंने उससे स्कूल वालों से बात की कि मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए स्कूल में रहना चाहता है, ज़्यादा देर रहता है, तो ये ना थोड़ा-सा क्रैंकी हो जाता है, तो आप लोग ना प्लीज़ एडजस्ट करें इसके साथ टाइम। स्कूल वालों ने मान लिया और बच्चा अब बहुत बदल गया और वो शॉर्टर स्कूल डे के साथ बहुत हैप्पी रहता है। तो आप सिचुएशन को एडजस्ट करने की कोशिश किया करें। अब एक मदर बता रही हैं कि उनका बच्चा ऑटिस्टिक था और उन्होंने एक और मदर जिनका बच्चा ऑटिस्टिक था उसको दावत दी। उन्होंने कहा कि आप हमारे घर में आएँ, आप भी अपना बेबी को लेके आएँ, हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चे भी आपस में खेलेंगे। अब वो अपने बच्चे को लेके आ गई, बच्चे दोनों खेल रहे थे। उसने कहा कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि आफ्टर 1 आवर जो मेरा बच्चा है ना, वो बिल्कुल इरिटेट हो गया। वो उस बच्चे के साथ ना बिल्कुल एडजस्ट नहीं करना पा रहा था, वो उसके साथ मज़ीद खेलना नहीं चाह रहा था, वो उससे चीज़ें नहीं शेयर कर रहा था और वो ना इरिटेट हो गया था कि ये क्यों मेरी स्पेस में आ गया। तो कहती हैं कि ऑल्दो ये बड़ा मुश्किल होता है कि किसी को बुला के घर तो इस किस्म की सिचुएशन को फेस करवाना। लेकिन कहती हैं कि मैंने ना उसकी मदर से कहा कि लगता है कि अब बेबी थक गया है, अब वो अकेला खेलना चाहता है। तो कहती हैं कि उन्होंने उस बच्चे की मदर से माज़रत करके तो उसे कहा कि मेरा ख़्याल है कि बच्चे ना इतना ही खेलना चाहते थे इकट्ठे। उसकी मदर भी आराम से अपने बच्चे को लेके चली गईं और वो बच्चा अकेला अब आराम से खेलने लग गया। तो वाक़ई मैं अगर ये पॉइंट डिस्कस करूँ ना, मैं तो अपने ही बच्चे को डाँटती जाऊँ। मैं तो उसे कहूँ कि भई कोई हमारे घर आया हुआ है,
तो आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो, मैं तो हरगिज़ किसी को ये नहीं कह सकती। लेकिन देख लें, हमें इस तरह के बोल्ड स्टेप्स लेने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चे को देखें कि वो किस तरह से ईज़ी फ़ील कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ इन चीज़ों पे फ़ोकस करें और नेक्स्ट टाइम कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को हेल्प आउट कर सकें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।